नमस्कार बच्चों, आज हम लोग भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास के 70वें परिच्छेद की कथा और 18वें परिच्छेद की कथा को पढ़ेंगे। इसके 70वें परिच्छेद में हम लोग ये पढ़ते हैं कि योगी कुमारगिरी अपने पतन का कारण चित्रलेखा को मानता है, तो ऊपर उठने के लिए उससे सहयोग की अपेक्षा करता है। इधर चित्रलेखा कुछ पाने के लिए आती है, पर वह खुद ब खुद और योगी को भी गिरा रही होती है। योगी चाहता है कि चित्रलेखा आश्रम में ही रहे, अतः इस कथा को अब हम लोग इसमें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सुबह होने पर चित्रलेखा उठकर देखती है कि योगी सो रहा है। वह असमंजस में विशाल देव की सहायता मांगती है और साथ ही श्वेतांग तक खबर देना चाहती है। उसको खबर मिलती है कि बीजगुप्त काशी यात्रा पर है। इस पर चित्रलेखा दैवी विडंबना पर मौन रह जाती है और सोचती है जो होना है वही होगा। विशाल देव उसे गत जीवन में लौटने के लिए कहता है। वह कहती है गत जीवन को नहीं अपनाया जा सकता, पीछे जाना कायरता है, प्रकृति के खिलाफ है। मनुष्य आगे बढ़ता हुआ मृत्यु के मुंह में चला जाता है। यदि पीछे जा सकता तो वह अमर हो जाता। आगे ही जाया जा सकता है, पाप हो या पुण्य। चित्रलेखा योगी के पास कुछ पाने आती है। योगी साकार की उपासना में विश्वास करने लगता है। वह चित्रलेखा का सहयोग चाहता है। वह साकार की उपासना को भ्रम कहती है। इसका निर्णय करना योगी अपना काम बताता है, लेकिन वह योगी से बिना डरे कहती है, चित्रलेखा कहती है, भूलो मत, तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है वह इतनी कमज़ोर नहीं कि उस पर शासन किया जा सके। तुम किसे आज्ञा दे रहे हो? तुम जिस पर शासन करना चाहते हो उसके दास बन चुके हो। यह सुनकर योगी निस्तेज हो जाता है और गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना के स्वर में कहता है, नर्तकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चित्रलेखा कहती है, पर मैं नहीं करती। पहले मेरी इच्छा तुम पर आधिपत्य जमाने की हुई थी। मैं सफल भी हुई, लेकिन ऐसा करना स्त्री की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। स्त्री शासित होने के लिए बनाई गई है। वह अपने से निर्बल मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती है। जिस मनुष्य पर उसने आधिपत्य जमा लिया वह मनुष्य उसके प्रेम का अधिकारी हो ही नहीं सकता। पुरुष का प्रेम आधिपत्य जमाना है, स्त्री का प्रेम अपने को पुरुष के हाथों में सौंप देना है। यहाँ मैं स्वामिनी और तुम दास हो। तुम किस बल पर प्रेम चाहते हो? यह सुनकर योगी अपनी हार स्वीकार करता है। उसे लघुता का, छोटेपन का एहसास होता है, आभास होता है। फिर भी वह चित्रलेखा से कहता है, पर अब मैं तुम पर विजय पाऊंगा। प्रेम के लिए नहीं, विजय पाने के लिए, अपने को पतन से उठाने के लिए। वह इसमें सहायता करना चाहती है, आश्रम छोड़कर। योगी उसे रोकने के लिए तर्क देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चित्रलेखा कहती है, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? योगी कहता है, नहीं, मैं नहीं रोक सकता हूँ, पर तुम इतना तो मानोगी कि तुमने मुझे गिराया है। अगर पतन में तुम्हारा हाथ हो सकता है तो उठाने में भी तुम्हारा हाथ होना चाहिए। चित्रलेखा स्वीकार करती है कि पतन में उसका हाथ है, पर गिरे योगी स्वयं ही हैं। वह पूछती है, कितनी अवधि चाहते हो? जब मुझे जाना होगा उस समय तुम रोक नहीं सकोगे। ये इस परिच्छेद की कथा यहीं पर, और हम इसके अगले परिच्छेद में देखते हैं, इसके 18वें परिच्छेद में, जहाँ पर बीजगुप्त, यशोधरा, श्वेतांक और मृत्युंजय काशी यात्रा पर हैं, काशी के प्रवास में हैं। वहाँ पर बीजगुप्त, श्वेतांक और यशोधरा के बीच में एक त्रिकोण सा बनता नजर आता है। राग विराग से लेकर परिस्थितियों तक की बात होती है।
यहाँ बीजगुप्त चित्रलेखा और यशोधरा दोनों में से किसी एक का चुनाव करता हुआ दिखाई देता है। बीजगुप्त अत्यधिक द्वंद्व में है और द्वंद्व में होने के कारण वह दर्शन पर बातें करता है। बीजगुप्त की इच्छा के बिना चित्रलेखा उसके जीवन से निकल जाती है और यशोधरा आ जाती है और इसी द्वंद्व के कारण वह दर्शन पर बोलता है, रत और विरत, अनुरागी और विरागी और गृहस्थ और सन्यासी में भेद बहुत थोड़ा है और जो कुछ है भी वह नहीं के बराबर है। वह अपनी बात को और भी अधिक स्पष्ट करता है। बीजगुप्त कहता है, मनुष्य वास्तव में कभी भी विरागी नहीं हो सकता। विराग मृत्यु का द्योतक है, जिसको साधारण रूप में विराग कहा जाता है। अनुराग चाह है, विराग तृप्ति है। काशीवास कितने दिन करना है बीजगुप्त को स्पष्ट नहीं है। श्वेतांक और यशोधरा बाजार चले जाते हैं और थोड़ी देर में बीजगुप्त और मृत्युंजय भी। श्वेतांक को उन दोनों का आना अच्छा नहीं लगता, परंतु चारों नौका विहार करते हैं। यशोधरा श्वेतांक से पूछती है कि तुम्हें पाटलिपुत्र और काशी में से कौन सा अच्छा लगता है। यही सवाल बीजगुप्त से भी किया जाता है तो बीजगुप्त काशी को अच्छा बताता है। अच्छे का कारण वह जानना चाहती है तो बीजगुप्त जवाब देता है कि हम स्थान को पसंद नहीं करते। स्थान तो केवल एक जड़ पदार्थ है। हम पसंद करते हैं वातावरण को, जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वह स्थान प्रिय होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है। हमारा जीवन जड़ पदार्थ से नहीं, चेतन से निर्मित हुआ है। लेकिन एक ही परिस्थिति हर वक्त नहीं प्रिय लगती है। हमारी प्रकृति परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के लिए ही हम दूसरी परिस्थितियों में जाते हैं। मेरी तबीयत या मेरा मन अभी काशी से भरा नहीं है, इसीलिए मुझे अभी काशी प्रिय है। जिस बीजगुप्त को काशी अच्छी लग रही होती है, वही थोड़ी देर बाद पाटलिपुत्र जाने को तत्पर हो उठता है और पूछने पर स्वयं की कमी बताता है कि यह मेरा अवगुण है। मुझे भी पता नहीं होता कि मैं 1 घंटे बाद क्या करूँगा। और सभी पाटलिपुत्र की वापसी की तैयारी में जुट जाते हैं। इसके आगे की कथा इसके आगे के अंक में। धन्यवाद।